सबसे बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में देर रात दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। घर से गुस्से में निकली एक युवती के साथ लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर से निर्भया कांड की याद ताजा हो गई है। दूसरी बड़ी खबर इंदौर से होगी। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां सेना का आतंक के खिलाफ अभियान जारी है और इसके लिए सेना की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है, जिसका सीधा संदेश और इसकी गूंज पाकिस्तान तक जा रही है। चौथी बड़ी खबर होगी नए साल का इंतजार किया जा रहा है और भक्तों का सैलाब मंदिरों में देखा जा रहा है। देश भर के मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। विस्तार से इन सभी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को हिलाकर रख दिया। फरीदाबाद में दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं कि युवती के साथ कार में लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म किया गया। पीड़िता देर रात अपने घर से निकल गई थी। इसी दौरान कार सवार 2 युवकों ने उसे लिफ्ट के बहाने कार में बिठाया और फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर चलती कार में रेप किया। इतना ही नहीं, जब युवती ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। रेप के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया और आरोपी फरार हो गए। पीड़िता के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि निर्भया कांड के 1 दशक से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी हालात दिल्ली एनसीआर में नहीं बदले हैं। आज भी सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर युवती सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है। फरीदाबाद के इस निर्भया कांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लिफ्ट देने के बहाने 2 लड़कों ने एक महिला को कार में बिठाया और उसके बाद महिला से हैवानियत को अंजाम दिया गया। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई गुस्से में है, हर कोई आक्रोशित है। लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाकर गैंगरेप करने का मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद से है। आपको बता दें कि फरीदाबाद मामले में जो बड़ी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। आरोपियों का वीडियो भी सामने आया है और आपको ये भी बता दें कि 8:30 बजे पीड़िता ने बहन को कॉल किया था। 3 घंटे में वापस आने की बात भी कही थी, लेकिन पीड़िता देर रात अपने घर से निकली और उसके बाद वापस नहीं आई। 3 घंटे के बाद जब वापस नहीं निकली तो फिर घर वाले ढूंढने लगे। सहेली के घर जाने के लिए निकली थी युवती और उसके बाद इस महिला को कार में बिठाकर रेप वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। रजनीश, पूरी डिटेल क्या है इस खबर को लेकर और अब तक क्या अपडेट इस मामले में? देखिए विवेक, ये पूरी घटना जो है 29 दिसंबर 2025 की है। 29 दिसंबर को जो पीड़िता थी वो फरीदाबाद के अपने घर से निकली थी। हालांकि उसने अपने बहन को फ़ोन किया था कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और करीब 3-4 घंटे में वो वापस आ गई थी। 8:30 बजे के लगभग ये कॉल किया गया था और तकरीबन 12 बजे के आसपास पीड़िता को अपने घर आ जाना चाहिए था। लेकिन जब पीड़िता घर नहीं पहुँची तो उसके जो परिजन उनकी खोज की, तब जो है पुलिस को और परिजनों को पता चला कि पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। जब पुलिस और पीड़िता की बहन अस्पताल पहुंची तब पता चला कि जब पीड़िता अपने जो दोस्त के घर से बाहर निकली थी और उसके बाद जो मेट्रो चौक है फरीदाबाद का, वहां पर वो ऑटो का वेट कर रही थी, तभी वहां पर एक इको गाड़ी आके रुकी। उसमें 2 लड़के सवार थे। उन्होंने युवती को, जो पीड़िता है, उसको उसके जो गंतव्य स्थान है जहां पर वो जाना चाहती थी वहां पे पहुंचाने की बात कहकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद पीड़िता को उसके घर ले जाने की बजाय वो फरीदाबाद गुरुग्राम रोड की तरफ मुड़ गए और वहां पर जो हनुमान मंदिर है उसके पास जो एक जंगल है वहां पर ले जाकर उन्होंने पीड़िता के साथ एक के बाद एक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता को उसके बाद उन्होंने गाड़ी में रखा और फिर गुरुग्राम और जो फरीदाबाद रोड है वहां पर चलती हुई गाड़ी में फिर एक बार रेप किया और पीड़िता के साथ हाथापाई भी की। पीड़िता को पीटा गया और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद उन्होंने चलती हुई इको गाड़ी से पीड़िता को सड़क पर फेंका और मौके से फरार हो गए। जब इस बारे में पुलिस को पता चला तो उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और तमाम जो रूट था, जो पीड़िता द्वारा बताया गया था, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको चेक किया गया। तमाम लोगों से बातचीत की। उसके बाद 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जब पीड़िता को अस्पताल में, फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया था तो उसके बाद उसे एम्स जो है वो रेफर किया गया था। लेकिन पीड़िता की हालत क्योंकि स्थिर थी, इसलिए एम्स से वापस पीड़िता को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ पे पीड़िता का इस समय इलाज चल रहा है। पीड़िता फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है। चूंकि पीड़िता को चलती हुई
हुई इको गाड़ी से धक्का दिया गया था, रोड पर फेंका गया था। तो जो पीड़िता के चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स ने 1 दर्जन से ज़्यादा टाँके जो है पीड़िता के सर पे लगाए हैं। फिलहाल दोनों लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो पुलिस है वो अब आगे की तफ्तीश कर रही है कि क्या कोई और लोग भी इन दोनों लोगों के साथ थे या सिर्फ इस वारदात को इन दोनों लोगों ने ही अंजाम दिया। जी रजनीश, इन दोनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? पुलिस इस बारे में कुछ बता पा रही है? कौन थे, कहां से आए थे, गाड़ी कहां की थी? देखिए विवेक, अभी जो पुलिस ने इनकी आइडेंटिटी शो नहीं की है। हालांकि ये जरूर पता चल गया कि ये दोनों लोग फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और वो इको गाड़ी से अपने घर की तरफ उस रात को जा रहे थे। जब उन्होंने पीड़िता को सड़क पे अकेली देखा, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की ये पूरी घटना थी, अकेली देखा तो उसको लिफ्ट देने का जो है वो झांसा देकर उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, क्योंकि पीड़िता को उस समय कोई वाहन नहीं मिल रहा था अपने घर जाने के लिए, इसलिए पीड़िता परेशान थी। उसी परेशानी का फायदा उठा के इन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अभी ऑफिशियली उनकी पहचान जो है वो बताई नहीं गई है। पुलिस का ये जरूर कहना है, अपडेट ये जरूर दी गई है कि इस मामले में दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। दोनों लोग फरीदाबाद के रहने वाले। फिलहाल जांच ये भी चल रही है कि क्या इन दोनों लोगों के साथ कोई और लोग भी थे जो इस पूरी जो घटना में शामिल थे या नहीं, या सिर्फ इन दोनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पूछताछ का दौर जारी है। पूछताछ के बाद जब पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी तो उसके बाद ही साफ हो जाएगा कि सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी और कौन कौन किन किन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आप ये कह रहे हैं कि दोनों आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है? जी 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 दोनों विवेक, दोनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग, क्योंकि 29 तारीख का ये मामला था और आज 31 तारीख है। तकरीबन 48 घंटे इस पूरे जो है वो घटना को बीतने वाले ही हैं। तो करीब 24 घंटे के बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को कल देर शाम को गिरफ्तार कर लिया था। और अब जो जिस तरीके से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोग लगातार पूछताछ चल रही है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों लोगों के साथ उस रात कोई और भी था या ये अकेले थे। जी रजनीश, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल पर्सनली है। आपने निर्भया केस भी कवर किया, आप लगभग 2 दशक से ऐसे अपराध की खबर कवर करते रहे हैं दिल्ली एनसीआर में और बाकी जगहों पर भी। लेकिन निर्भया के उस कांड के बाद पूरे देश में कस्में खाई गई, कैंडल्स जलाए गए कि हमें ऐसे समाज से बाहर आना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, खासकर इतने बड़े शहरों में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त दुरुस्त रखी जाती है, जहाँ की पुलिस बहुत हाईटेक होती है, सारे संसाधनों से लैस होती है। लेकिन बदला कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बस 2026 में दाखिल होने जा रहे हैं। आज भी तारीख वो 2012 वाली नज़र आती है, महीना भी वही दिसंबर वाला, सब कुछ वही। ऐसा लगता है घटना की पुनरावृत्ति हो गई है। क्या चेंज हुआ? कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए विवेक, बदलाव कुछ नहीं आया। हालांकि जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय पूरा देश उबाल पे था। दिल्ली में तो इतनी जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया था कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन दिल्ली के बाहर भी तमाम जगह विरोध प्रदर्शन और जो है वो नारेबाजी हुई थी। कैंडल मार्च निकाला गया, मोमबत्तियां जलाई गई, कस्में खाई गई। इसके अलावा ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख्त कानून की बातें की गई। लेकिन इतना समय बीतने के बाद जब एक बार दोबारा इस तरीके का कांड, मैं ये कहूँगा, हुआ है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं विवेक कि कुछ नहीं बदला है, सब कुछ जस का तस है। बस जब कोई हादसा या कोई वारदात होती है या इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो फौरी तौर पे जो मशालें जलाई जाती हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं, आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे तमाम चीजें जो है धुंधली होती चली जाती है और लोग जो है इस पूरे मामले को भूल जाते हैं। शायद इस मामले में भी यही रहा होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो लॉ एंड ऑर्डर पे उठता है कि अगर निर्भया कांड से लेकर सीख लेके अगर फरीदाबाद पुलिस या एनसीआर की पुलिस या दिल्ली पुलिस कुछ सबक लेती तो इस तरीके का कांड दोबारा नहीं होता। दूसरा, चूंकि नया साल जो है वो अब आने में कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, 29 दिसंबर का ये घटना है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और जो गश्त है पुलिस की वो काफी चाक चौबंद होने का दावा फरीदाबाद पुलिस की तरफ से किया गया था कि तमाम
जो डार्क स्पॉट्स है, तमाम जो सड़कें हैं वहां पर गश्त बढ़ाई जा रही है ताकि नए साल के जश्न के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई आतंकवादी वारदात ना घट जाए। आपने देखा होगा लाल किले पर किस तरीके से लाल किले वाला जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तमाम जगह हाई अलर्ट कर दिया गया था। अब ऐसे में अगर इस पीरियड में, इस दौरान, नया साल है, नया साल शुरू होने वाला है, लाल किला ब्लास्ट को अभी महज कुछ ही समय बीता है, और ऐसे में अगर इस तरीके का कांड हो जाता तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में सवाल उठना लाजमी है, जो उठना भी चाहिए। रजनीश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और अपडेट पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है। इंदौर में, जो कि इस देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां दूषित पानी पीने से 8 लोगों की जान चली गई है। पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 100 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा में कोहराम मचा हुआ है। 2000 लोगों की बस्ती में हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। यहाँ लोगों ने दूषित पानी पिया, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। लोगों को उल्टियां, तेज पेट दर्द, बेहोशी जैसी गंभीर बीमारियां होने लगी। हालात बिगड़ता देख आनन फानन में पीड़ितों को शहर के अलग अलग अस्पताल में पहुंचाया गया। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, और एक ऐसे शहर से जहां जिस शहर को सबसे स्वच्छ और सबसे साफ सुथरा शहर का दर्जा मिलता रहा है और कई सालों से मिलता रहा है, वहां पर इस तरह की खबर आ रही है और चौंकाने वाली खबर है। और जहरीले पानी की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुक्ता, पूरी खबर क्या है, जरा डिटेल से बताएं, और ये घटना कैसे हुई, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो है लोग इस इलाके के उनको वो कंप्लेंट्स कर रहे थे, और लगातार जो है वो उल्टी, दस्त और इस तरह के, और कई लोग जो है उनको ज़्यादा जो है तकलीफ हुई तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। और कल अचानक जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय वो आनन फानन में दिल्ली से आए और उन्होंने पूरे स्थिति का जायजा लिया। तब समझ आया कि कोई बड़ा मामला है, और उसके बाद जब जानकारी पूरी धीरे धीरे जब रूल आउट करने लगे तब समझ आया कि पानी जो है वो दूषित है। और फिर बाद में देर रात में ये जब बार बार जो है इंस्पेक्शन होने लगा और जानकारी लिया जाने लगा तो पता चला कि जो वहां पे चौकी थी उसका जो टॉयलेट के नीचे का जो पाइप था, सीवेज लाइन, वो जो है वो फट गया था, और वो जो पीने के पानी है उससे मिल रहा था, और उसके कारण जो है ये पूरा कुछ हुआ है। और लगभग 8 लोग जो है उनकी जान चली गई। हालांकि जो सरकार है उसका दावा है कि अभी तक केवल 3 जाने गई हैं, लेकिन मुआवजा जो है वो घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। साथ ही उन्होंने जो वहां के जो 3 जो एम्प्लॉइज थे उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया है। 3 लोगों की जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है, और लगातार जो है सरकार ये आश्वासन दे रही है कि पूरी तरह से जो है मामला अब कंट्रोल में है। अब जिस तरह से जो ये समस्या समझ आई है अब उसको जो है निराकरण कर लिया जाएगा। लेकिन वाकई में एक चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से इंदौर लगातार स्वच्छ सिटी का खिताब लगातार जीतते आया है, वहां पे इस तरह की लापरवाही जो सामने आई है, और जब जान जाती है तब जब है प्रशासन या शासन हम कह सकते हैं वो जागता है और फिर ढूंढता है कि कारण क्या है। जी नहीं, लेकिन इंदौर को तो बहुत साफ सुथरे शहरों में शामिल किया जाता रहा है और इसकी मिसाल दी जाती रही है। यहाँ इस तरह की घटना बहुत चौंकाने वाली है। पानी में आखिर ऐसा क्या मिला था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, जो चौकी थी वहां पे, उस चौकी का जो टॉयलेट के नीचे का जो सीवेज लाइन था वो टूटा हुआ पाया गया। वो पाइपलाइन जो है दूसरे पाइपलाइन जिससे पानी सप्लाई होता था उसमें मिल रहा था। इसके कारण जो है दूषित पानी जो है लोगों को सप्लाई की जा रही थी, जो कि कल पकड़ में आया जब 3 मौत हो गई, और फिर आनन फानन में इंस्पेक्शन और जानकारी ली जाने और देखा जाने लगा और एग्जामिन किया जाने लगा कि आखिर क्या हो गया है। इससे पहले मामला समझ नहीं आ रहा था। अभी जानकारी मिली है लगभग 150 लोग अभी भी इंदौर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। अलग अलग
तक जो है उनको जो है समस्या आ रही है। हालांकि अब जो है मुआवजा भी घोषित कर दिया गया है, 3 सदस्यीय टीम भी बना दी गई है, लेकिन वाकई में कि ये अब जांच का विषय है कि ये इतनी बड़ी जो चूक है वो पकड़ में क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है। जी मुक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और अपडेट्स के लिए हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। कैजुअलिटी काफ़ी बड़ी हो गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है, 150 के आसपास लोग बीमार बताए जा रहे हैं। जैसे कि मुक्ता जानकारी दे रही थी, एक बहुत बड़ी घटना इंदौर से सामने आई है। इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकी गतिविधि की रोकथाम के लिए 17 गांवों में आतंकी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ये गांव जंगलों और पहाड़ी इलाकों के पास हैं, जहां हाल के दिनों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। गंदोह इलाके में करीब 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स, आर्मी और एसओजी की टीम मिलकर वीडीजीज को गुरिल्ला ट्रेनिंग दे रही है, और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास अब्रोल एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में चल रहे सर्च ऑपरेशनों के बीच में अब जो है वहां के इलाकों में सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, जिसके चलते हुए आर्मी और एसओजी ने मिलकर वहां के लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। उस इलाके में जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर 17 गांव के लोगों को, यानी कि तकरीबन 150 विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को आर्मी और एसओजी मिलकर लगातार ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें उन्हें ऑटोमेटिक राइफल चलाना, किस तरह से बंकर बनाया जाए और अपनी सुरक्षा किस तरह से की जाए, इसको लेकर लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिसमें एक खास पार्ट है, उनको गोरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि हाल ही दिनों में देखा गया है कि इन इलाकों में कई संदिग्ध लोग जो हैं देखे गए हैं, जिसके बाद ऐसे इलाकों में कोशिश की जा रही है कि वहां पे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाए और इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। इसको लेकर जहां पर एक तरफ वीडीजी मेंबर बहुत उत्साहित नजर आए, वहीं पर दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग देने से इस इलाके में सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। इस खबर पर जम्मू से विकास हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विकास, डिटेल से बताइएगा, ये पूरा प्रोग्राम क्या है, योजना क्या है, प्लानिंग क्या है और मिशन क्या है? जी देखिए, काफ़ी समय से हमने देखा कि ऐसे इनपुट्स भी आ रहे हैं कि जो डोडा का इलाका है, इस डोडा इलाके में कम से कम 3 से 4 ग्रुप जो है आतंकवादियों के सक्रिय हैं, जो पूरे इस इलाके में घूमते रहते हैं, और उसी को बार बार जो है गांव वालों की तरफ से देखा जा रहा है। और जब भी ऐसी संदिग्ध कोई मूवमेंट दिखती है, उसके बाद वहां पर आर्मी और एसओजी जो है तुरंत पहुंच जाती है। ऐसे में अगर वहां पर दिखते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उन आतंकवादियों को मार दिया जाए, इसके लिए एक स्पेशल गोरिल्ला ट्रेनिंग जो है अब आर्मी और एसओजी मिलकर वहां के लोगों को दे रही है। तकरीबन 150 वीडीजी सदस्य हैं, जिसे विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाता है, वो सदस्य हैं, जिनको अब पहले उनके पास 303 राइफल्स थी, अब उनको ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स दी गई हैं। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि राइफल कैसे चलानी है, अपना बचाव कैसे करना है, दुश्मन का कैसे खात्मा करना है, उसके साथ बंकर कैसे बनाए जाए, टीम में कैसे टीम वर्क जो होता है, जब वीडीजी मेंबर्स एक इलाके में 4 से 5 होते हैं, वो कैसे टीम वर्क में इस पूरे काम को अंजाम दे सके, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। बाकायदा इसको लेकर जो ये 17 गांव हैं, जो सारे गंदोह के आसपास के, डोडा के आसपास के गांव है, वहां के उन वीडीजी मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई है। और इसी के चलते वहां पर ताकि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए, और जो उनके रूट्स हैं, उन रूट्स को काट कर वहां पर अगर कोई ऐसी कोई काटा जाए वीडीजी मेंबर्स द्वारा, और अगर वहां कोई मूवमेंट देखती है तो पुलिस के आने का और एसओजी के आने के इंतजार करने तक वो उनको उलझाए रखे और उनको वहां उनको मार गिराया जाए। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि चिनाब घाटी में अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जो आतंकवाद थोड़ा बहुत बचा है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए और एक बार फिर से इस पूरे इलाके में शांति जो है वो स्थापित की जाए। जी विवेक। एक और सवाल कि ये डीडीजी को डिप्लॉय करने का मकसद क्या है? देखिए, जो वहाँ के दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पर अब हर जगह आर्मी का कैंप्स होते हैं, लेकिन अलग, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो है गांव जो है बहुत दूर दूर ऊपर पर्वतों पे होते हैं, और कई गांव में जैसे सिर्फ 1 घर 2 घर ऐसे से भी होते हैं और बड़ी दूर दूर होते हैं। ऐसे में उन इलाकों को सुरक्षित रखना, उसके लिए ये पहले वीडीसी थे, विलेज डिफेंस कमेटी थी, अब विलेज डिफेंस गार्ड उनको नाम दिया गया है, ये शुरू किए गए हैं। उनको बाकायदा हथियार दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में देखा गया है कि अक्सर आतंकवादियों की मूवमेंट रहती है, क्योंकि उन इलाकों में घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बड़े बड़े चट्टान
चट्टाने हैं जिनकी हाइट 15 से 20 फीट होती है ऐसी, और जो वहां पर प्राकृतिक गुफाएं होती हैं जो आतंकवादियों के छिपने के लिए एक पूरी तरह का उनके रहने सहने के लिए बिल्कुल एक सही तरीका होता है, और ऐसे इलाकों में अक्सर वो देखा पाए जाते हैं। तो उनको वहां पर खत्म करने के लिए उन इलाकों की जानकारी जो है ये लोकल लोग होते हैं, उन्हीं गाँव के होते हैं, उनको वहां डिप्लॉय किया गया, क्योंकि उनको सारे रूट्स पता होते हैं आने जाने के, कहां कहां गुफाएं हैं, कहां कहां बड़े बड़े हाइडआउट्स बन सकती हैं। तो ये लोग जो है उन इलाकों में अक्सर टीम में घूमते रहते हैं, और जहां भी इन्हें कोई ऐसा इनपुट लगता है ये एसओजी को या पुलिस को, आर्मी को उससे सूचना देते हैं। अब इनको ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि ये उनको उलझा के रख सके जब तक वहां पर उनको मदद नहीं पहुंच पाती। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नए साल 2026 के स्वागत से पहले देश भर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। पहाड़ों और ऐतिहासिक शहरों में जश्न मनाने के लिए पहुंचे पर्यटकों से रौनक काफी बढ़ गई है। मौसम की चुनौतियों और बढ़ती भीड़ के बावजूद लोग नए साल की शुरुआत धार्मिक आस्था और घूमने फिरने के उत्साह के साथ करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर और पर्यटन शहरों की ओर पहुंच रहे हैं। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा में नए साल से पहले ये शहर आस्था का केंद्र बने हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण मंदिर की तरह से सजाया गया स्वर्ण दर्शन की व्यवस्था की गई है, जबकि भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। मथुरा वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से कुछ दिन बाद आने की अपील करनी पड़ी। वाराणसी में भी भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ है। वाराणसी से संवाददाता नित्यानंद मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। साल 2025 का आखिरी दिन और काशी में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के धाम में है, और आप देख सकते हैं कि बाबा के दरबार में जो श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु बाबा के धाम में पहुंच रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मंदिर है, मंदिर ने एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और जल्द से जल्द श्रद्धालु को बाबा के दर्शन मिल पाए। इसके साथ ही जो वीआईपी प्रोटोकॉल है और किसी प्रकार का स्पर्श दर्शन सभी पर 3 जनवरी तक के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा रोक लगाया गया है। मंदिर का कहना है कि श्रद्धालु सभी एक समान है बाबा के दरबार में, और सभी श्रद्धालु को एक साथ बाबा का दर्शन मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं जिगजैग बैरिकेडिंग आपको दिख रही होगी। इसके साथ ही मैं आपको अभी मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बाबा का ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, जहां पर लोग अभी जा भी रहे हैं और वहां से दर्शन करके सिस्टमैटिक तरीके से आ भी रहे हैं। बता दें कि साल का आज आखिरी दिन है। आज बाबा के दरबार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा का धन्यवाद करने इस साल के लिए, और आगामी वर्ष उनका काफी अच्छे से बीते, सुगमता से बीते, इसके लिए भी। मथुरा का भी रुख कर लेते हैं। प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, मथुरा की क्या स्थिति है? अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं बांके बिहारी की नगरी वृंदावन और बांके बिहारी के दर पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे सैलाब देख सकते हैं किस तरह का सैलाब है। देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है बांके बिहारी मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से आए हैं, वो उस समय बांके बिहारी की नगरी की ओर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। गलियों में आप देख सकते हैं किस तरह की गलियों में लोग धीरे धीरे एक एक करके ये जो है मंदिर अभी मंदिर खुला है। कुछ जो संस्थान में है उनसे बात करें, कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीगढ़ से आए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। काल की शुरुआत होने वाली है, क्या मांगने आए हैं आज भगवान से? क्या मांगना है? भक्ति मांगने आए आप लोग। और भी हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप लोग के एक बार जय का लगा दीजिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। कहाँ से आए हैं आप लोग? भोपाल से दर्शन करने के लिए। साल की शुरुआत होने वाली है, साल किस तरीके से क्या मांगने आए हैं, कैसे साल की शुरुआत करें आप लोग? लोग तो हमेशा भी जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, अलग अलग लोग जाते हैं। आप लोग भगवान की नगरी में क्यों आए हैं आप लोग? वही सब कुछ देखिए किस तरह का नजारा है। श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ है, और ये एक तरह से सांस्कृतिक उदय किस तरह से उत्तर प्रदेश का हुआ है पिछले 8-9 सालों में, वो देखकर अंदाजा साफ तौर पर इन तस्वीरों को लगाया जा सकता है। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।